एनजीओस कहाँ तक पूरा करेंगी? जो जिम्मेदारियां रियासत पाकिस्तान की थी वो रियासत पाकिस्तान पूरी नहीं कर रही। तालीम को महंगा कर दिया। आप गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको वहाँ पे टके की तालीम मिलेगी। आप प्राइवेट सेक्टर जाएंगे, लाओ 5000 रुपीज फीस लेकर आओ, 10,000 रुपीज आप फीस लेकर आओ। हमने तालीम को इतना कीमती बना दिया कि वो हर जगह हर गली तक पहुंचने के लिए महरूम हो। जाके किसी का हाथ नहीं रोक सकते, जाकर किसी का पाँव नहीं रोक सकते। हम एक अवेयरनेस, एक ऐसा की पॉइंट है हमारे पास। अवेयरनेस एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोगों को समझा सकते हैं। मैं सैयदा सजल बतूल आज हाजिर हूँ आपके साथ एक दफ़ा और लाइव सेशन लेके, और हमारे साथ जो है वो मौजूद है आशिर रिजवान खान। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत ठीक हूँ। आपको सबसे पहले 23 मार्च और रमजान मुबारक की बहुत बहुत। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि यौम पाकिस्तान असल में है क्या। सर इस बारे में आप थोड़ा सा अपना बताएं। यौम पाकिस्तान वो दिन है जो कि 1940 23 मार्च को रखी गई थी करारदाद। बेसिकली एक विजन है जो कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने, जिसमें कायद मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जो कि एक ख्वाब था डॉक्टर अल्लामा इकबाल का, उसको पूरा करने के लिए टू नेशन थ्योरी पेश की गई। ठीक है, उस थ्योरी के ऊपर अमल दरामद किया गया। तो आज हम एक आज़ाद, कोई मतलब नहीं था। हमारे वहाँ स्कूल चल रहे थे, जॉब चल रही थी, तमाम चीज़ें आज़ादियाँ मौजूद थी, लेकिन फिर भी अलग पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमें जो हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है, तो हमारे पास आज़ादी नहीं थी अपने इस्लाम को सही तरीके से मनाने की। हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो अलग रस्म व रिवाज हैं, हम वो मनाने को ले लें या आप एजुकेशन को ले लें, बल्कि हमारे जो भाईचारे थे, जो दोस्ती थी, जो मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वहाँ पे एक ही होते थे। ठीक है, अच्छे से मिलते थे, कोई मतलब दिलों में नफरतें नहीं थी। तमाम त्योहारों को मनाने में बस मसले आते थे इस्लामी त्यौहार के ऊपर। तो हमें पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आई। आजकल बहुत लोग नहीं जानते, सब जानते हैं 14 अगस्त 14 अगस्त 14 अगस्त। तो 14 अगस्त तक पहुंचने के लिए 23 मार्च का एक बड़ा किरदार है। जब 1940 फरमाया सर आशिर रिजवान, 14 अगस्त तक पहुंचने के लिए जो है वो 23 मार्च के जो है बहुत ज़्यादा वो है। अच्छा, देखा जाए जैसा कि अभी आपने फरमाया कि हमने 14 अगस्त हम पहुंचे हैं यौम आज़ादी तक, तो इसके लिए पीछे बहुत सारी जो है वो हम जो हमारे जो रहनुमा थे उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया। ऐसा ही है जी। जी, इसी तरह ये करारदाद जो है वो 1938 में भी पेश की गई थी, पर उस वक्त इस करारदाद को इतनी अहमियत नहीं दी गई। तो क्या वजह थी कि जो है उस वक्त इस करारदाद को इतनी अहमियत नहीं दी? फिर उसके बाद जो है वो 1940 को जो है 1940 में इस करारदाद को जो है दोबारा पेश किया गया। तो फिर जो है कहते हैं कि जो है फिर ये करारदाद मंजूर कर ली गई। तो इस बारे में आप क्या क्यों? देखिए, बेसिकली जब भी कोई करारदाद, अगर आज पाकिस्तान पार्लियामेंट की आप ले लें या आप उस टाइम हिंदुस्तान पार्लियामेंट की ले लें, तो जब भी कोई करारदाद पेश की जाती है उसको एग्री करने के लिए आपको मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अगर एक बंदा वो करारदाद पेश कर रहा है उसको आप पास नहीं कर सकते जब तक उसमें आपकी जो 1/3 हिस्सा होता है, 2/3 हिस्सा होता है, मतलब आपको करारदाद को एग्री करने के लिए एक मेजोरिटी दरकार होती है। ऐसे अगर आप कह लें 38 ऐसे विजन तो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा था। उसके बाद 1940 से 1940 के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से करारदाद पेश की गई तो उसको एक भारी अक्सरियत की जानिब से उसको फिर एग्री किया गया। उससे पहले 1938 में भी उसको पेश किया गया, पर उसको एग्री नहीं किया गया। देखिए, पेश करने में और एग्री करने में डिफरेंस होता है। जब भी आज भी पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश की जाती है, चाहे आप वो किसी भी चीज़ को ले लें, किसी भी बिल को ले लें या किसी भी आप कोई कानून पास करवाना हो, कानून साजी करनी हो, तो करारदाद पेश तो हो गई पर उसको मंजूर होने में सालों लग जाते हैं। तो यही अगर आप कह लें 1938 में पेश की गई, एग्री नहीं किया गया, 1940 में एग्री क्यों किया गया? हो सकता है वो लगी हुई है उस टाइम तक वो एग्री नहीं की हुई, क्योंकि एग्री करने में हमेशा हर करारदाद को टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने आज करारदाद पाकिस्तान पार्लियामेंट में पेश कर दी और वो उसी वक्त एग्री हो गई, कभी भी ऐसा नहीं होता। उसको एक मेजोरिटी दरकार होती है अपने आप को अप्रूव करवाने के लिए। लाहौर पार्क में करारदाद जो है वो पेश की गई थी और वहाँ पे फिर जो है मीनार खान के नाम से एक जो है बहुत बड़ी तामीर जो है इमारत हम देखे जाते हैं, और वहाँ पे इमारत को एक बहुत जो है वो अहमियत हासिल है अगर पाकिस्तान में देखा जाए। तो सर ये बताइए कि वो इमारत जो है वो अब वैसे तो वो पिकनिक पॉइंट बनता जा रहा है, वहाँ उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, पर अब अगर देखा जाए तो वो इमारत आखिर बनाई किस लिए थी? क्या वजह थी जो है वो इमारत बनाई जाए? पर अब तो वो पिकनिक नेशनल पॉइंट हमें कहना चाहिए इनको ना। नेशनल पॉइंट है, एक मुकाम है जहाँ पे
यादें ताज़ा हैं बुजुर्गों की, जहाँ पाकिस्तान बनने की करारदाद पेश की गई थी, मंजूर की गई थी, XYZ, ठीक है। तो अब उसको पिकनिक पॉइंट क्यों बनाया गया है? ये सवालिया निशान है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, ये सवालिया निशान है हमारी कौम के ऊपर, कि हमने ऐसे नेशनल प्लेयर्स को हमने जिसे हमने एक सेविंग पॉइंट रखना था, एक नेशनल पॉइंट रखना था, हमने उसको खुलेआम पिकनिक के लिए खोल दिया। आप सही कह रही हैं, अब तो उसको रिसेंटली एक वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, लास्ट ईयर आपने देखा होगा। तो मतलब हमारे जो नेशनल प्लेस हैं, नेशनल ऑफिस हैं, वहां पे जाके ये आप आज के दौर के टिकटॉकर कह लें या कुछ भी कह लें, मतलब उन जगहों की जो बेहुरमती कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि ये तो हमारे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर एक सवालिया निशान है कि जब एक बंदा पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको पता है कि यार ये मीनार पाकिस्तान है क्या चीज, उसके बाद वहां पे जाके ऐसी हरकतें की जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको कंडेम करना चाहिए बिल्कुल, कि तमाम स्टूडेंट्स, तमाम लोग जितने भी इस बात को जानते हैं, चाहे वो कायदन का मज़ार हो, फिर चाहे वो मीनार पाकिस्तान हो या अदर्स कोई नेशनल प्लेस हो, तो उन लोगों की, उस जगहों की इज्जत की जाए, उन जगहों का मान रखा जाए। उनको पिकनिक पॉइंट के अलावा आप जाए, फांसी के लिए जाए, आप जाके देखेंगे, आप मज़ार कायद चले जाएं, वहां पे लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वहाँ क्या हो रहा है। मीनार पाकिस्तान चले जाएं, इस दूसरे नेशनल प्लेस है, आप वहां चले जाएं, खैबर चले जाएं। तो हमें तमाम जगहों की एक सेविंग पॉइंट रखनी चाहिए, तो बल्कि एक अवेयरनेस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये जो साथी थे, बहुत सारे जो भी थे, ठीक है, उन्होंने जो है बहुत सारे, मतलब उन्होंने अपनी डिग्री जो हासिल करी और बहुत पढ़ा, ठीक। पर ऐसी कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस पहले नहीं हुआ करती थी। उन्होंने जो है अपनी बाकायदा अपनी तालीम से जो है, अपनी तालीम को आगे रखते हुए एक मुल्क जो है वो हमें बना के दे दिया। पर अब अगर देखा जाए तो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और जो है वेलफेयर्स भी हैं, पर फिर भी जो है तालीम जो है वो इतनी आम नहीं है, ना किसी का तालीम की तरफ इतना ज़्यादा रुझान है। और जो है अगर देखा जाए तो पहले के दौर में जो है कोई इंजीनियर बन रहा है, जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, कि बगैर टीम के तो कोई काम मुमकिन नहीं है। जितनी भी टीम थी तो उनके जो है वो तमाम जितने भी लोग थे वो माशाल्लाह तालीम याफ्ता थे, किसी ने ग्रेजुएशन तो किसी ने मास्टर किया हुआ था। पर अब अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद, वेलफेयर्स होने के बावजूद, फिर भी जो है वो आजकल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसकी क्या मैंने कहा वजह कि है? बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारी वेलफेयर हैं, बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तब भी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देखिए, एजुकेशन पे सबका ध्यान नहीं है। अच्छा, अलहादी वेलफेयर की अगर मैं बात करूँ, तो अलहादी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जब इसका कयाम आज से 2-3 साल पहले रखा गया, तो तब से आज तक अलहादी वेलफेयर, लव तो वेलफेयर का साथ लगा हुआ है, लेकिन टोटली फोकस जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर है। अगर ऐसे ही स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड हो जाए कि सिर्फ जस्ट एजुकेशन की है, अब एक एनजीओ बनती है, वो एनजीओ कहती है मैंने राशन भी बांटना है, मैंने तालीम भी देनी है, मैंने हेल्थ भी देनी है, मैंने जॉब्स भी देनी है, मैंने फला चीज भी करनी है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाना है, मैंने फिर एम्बुलेंसेज भी जारी करनी है, तो जाहिर सी बात है जब एक बटन आता है तो वो नहीं कर पाते हैं मैनेज ना। अब एनजीओ जहां तक बढ़ती जा रही हैं, तो फिर उनका धंधा भी बढ़ता जा रहा है। मैं धंधा मादर से इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो एनजीओ के नाम से अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। मैं खैर आपके प्लेटफॉर्म से नाम नहीं लूंगा, बस जस्ट ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन पे हम आ तो गए, बट एजुकेशन का मकसद सिर्फ डिग्री लेना हो गया है। डिग्री आ गई, बस डिग्री। अगर आप एजुकेशन को समझेंगे ना, तो आप हमेशा उस चीज के वैलिड जो विजन है, विजन तक आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं। अगर आपने कामयाब भी होना है, इंजीनियर ही बनना है ना, डिग्री तो आप 5 लाख रुपए की मिल जाएगी। तो ये कौम इसलिए पीछे जा रही है और कोई बात नहीं है। अच्छा, रही बात एजुकेशन सेक्टर्स की, तो पाकिस्तान में बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर्स काम कर रहे हैं, कराची में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर वो उन चीजों को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने तालीम को महंगा कर दिया। आप गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको वहां पे टके की तालीम मिलेगी। आप प्राइवेट सेक्टर जाएंगे, लाओ 5,000 रुपीज फीस लेकर आओ, 10,000 रुपीज आप फीस लेकर आओ। हमने तालीम को इतना कीमती बना दिया कि वो हर जगह, हर गली तक पहुंचने के लिए महरूम हो गई। आज हम कह रहे हैं अवेयरनेस की, आज हम बात कर रहे हैं सेशंस की। एनजीओस कहां तक पूरा करेंगी? जो जिम्मेदारियां रियासत पाकिस्तान की थी, वो रियासत पाकिस्तान पूरी नहीं कर रही है। कोई सी फील्ड ले लें, आप एजुकेशन के अलावा भी देखेंगी ना, आपको रियासत पाकिस्तान हर जगह 0 से 0 दिखा। अपना रिव्यू दे फातिमा ज़ैदी का कि इन चीजों को, अलहादी के सेक्टर्स जस्ट एजुकेशन को फॉलो करना है, चाहे फिर वो इनके एजुकेशन सेक्टर्स आउट ऑफ सिटी चल रहे हैं। कराची से बाहर इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है अलहादी वेलफेयर का, जिसके अंदर ये स्टेशनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंटर कायम किया, स्कूल कायम किया, XYZ। वैसे ही इवेंट्स करवा रहे हैं, सेशंस करवा रहे हैं, सेमिनार्स करवा रहे हैं,
जिसमें टोटली प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। अगर अल-हादी ऐसे ही काम करते रहेगी तो मैं भी के एक टाइम ऐसा भी कराची में आएगा कि कोई तालीम से महरूम नहीं रहेगा। तो राशिद रिजवान खान, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप जो है आपने हमें वक्त दिया, और आज का सेशन हमारा जो है वो आगा शिराजी के साथ था, पर किसी मसरूफियत की वजह से जो है वो नहीं आ पाए और हमें वक्त नहीं दे पाए। पर राशिद रिजवान खान सर, आपका जो है वो बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं, अल-हादी की पूरी टीम।